स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में। पहले आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पहले वीडियो को इतना लाइक किया कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा उत्साहित हो रहा हूँ। ठीक है, कल जैसे हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने की बात करी, उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जो भी सब पार्ट्स थे या चैप्टर के फॉर्म में हम लोगों ने उसे अलग अलग बांट के देख लिया कि किस तरीके से हमारी चैप्टर आगे आगे बढ़ेंगे। वही कुछ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसमें भारत का भौगोलिक परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार, ये नाम चैप्टर के ऊपर अपना हेडिंग में डाल लेंगे। उसके बाद उसके कुछ सब क्लासिफिकेशन या सब पार्ट में मैंने इसे लिख दिया है, जैसे क्योंकि एक पार्ट में वो पूरा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इस वजह से इसे मैंने सब पार्ट्स में बांट दिया है। तो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इस तरीके से 4-5 पॉइंट या सब पॉइंट्स बना लिए हैं। इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। भारत का भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति सबसे पहले हम लोग सब पॉइंट्स में देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे भारत कहाँ स्थित है, वह भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इसी में ऐसे हम लोग देखेंगे कहाँ है, कैसे है, कब। ये चीज हम लोग हमेशा सारी चीजें जो भी पढ़ते जाएंगे उसको हमेशा ये चीज लेकर चलेंगे, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सारे क्वेश्चन के साथ में पूछते रहेंगे। इसी तरीके से भारत की भौगोलिक मतलब भारत हम लोग बात कर रहे हैं, भारत कहाँ है, भारत कैसे है, वह कैसे वहां से वहां, मतलब जैसे अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था वो आगे बढ़कर किस तरीके से आज के अक्षांश और देशांतरी विस्तार पर अवस्थित है, वह कैसे, और अब कब। कब का मतलब है कि वह किस समय, कहां से, कैसे, एक टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे। और फिर भारत भारत हम लोग बोल रहे हैं, यह भारत क्या है, कैसे नामकरण हुआ, इसी में इसका नामकरण, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण किस तरीके से यह जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था और किस तरीके से इसमें आगे नामकरण हुआ। फिर भारतीय राज्य, इसमें हम लोग 28 राज्य व 8 यूनियन टेरेटरीज के बारे में देखेंगे। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज के बारे में देखेंगे और उनकी सीमाएं देख लेंगे। कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ में सीमा से अपनी साझा करता है और कौन सी यूनियन टेरेटरी कहाँ पर अवस्थित है, और उनके साथ में राजधानी को भी देख लेंगे। क्योंकि जैसा है हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम इसे टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। वैसे आपको ये लग सकता है कि राजधानी सबको याद है, लेकिन उनकी अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका बार बार क्रम आता है, कहीं ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, कौन सा, तो इनको थोड़ा सा एक मैप लेकर के सेट कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, और यूनियन टेरेटरी कहाँ पर अवस्थित है, उनकी राजधानी क्या है। उसी के बाद में तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा भारत की सीमाएं। जब हम लोग पूरे राज्य समझ लेंगे तो उसके बाद में फिर भारत की सीमाएं देख लेंगे। भारत की सीमाएं किस किस देश से लगी हुई हैं, कितनी लगी हुई हैं, और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसी के तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का समुद्री विस्तार या भारत का हिंद महासागर में कितना विस्तार है, हिंद महासागर में कितना विस्तार है, वह चीज हम लोग देख लेंगे। जैसे आधार रेखा से 12 मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा से 24 मील तक प्रच्छन्न मंडल, और उसके बाद में इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन या आर्थिक अक्षन्न मंडल। इस तरीके से हिंद महासागर में उसकी सीमाएं देखेंगे।
आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी इकोनॉमी और हमारी अवस्थिति, राजनीतिक, इन सांस्कृतिक मुद्दों के हिसाब से किस तरीके से उसकी महत्वपूर्ण है और वह उसकी सीमाएं क्या है, हिंद महासागर कैसे महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें समझेंगे। बचे हुए अन्य फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स में हम लोग कुछ जो भी पॉइंट छूट जाते हैं इधर उधर के, वो थोड़ा सा हम लोग 15-20 पॉइंट कुछ बनेंगे, जिन्हें एक स्लाइड में रख करके आराम से कवर कर लेंगे। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का ये में इसको भौगोलिक स्थिति में। सबसे पहले पॉइंट पे अवस्थिति। भारत अवस्थिति, सबसे पहले भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। भारत गोंडवाना लैंड, जब पृथ्वी हमारी निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, वह अंतर्जनित कारणों से उसमें विखंडन हुआ, 2 भागों में टूटी और ऊपर का अंगारा लैंड और निचला भाग गोंडवाना लैंड के रूप में बना। गोंडवाना लैंड के रूप में बना। फिर समय बीतता गया, धीरे धीरे गोंडवाना लैंड में विखंडन होना शुरू हुआ। गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हुआ और भारत कुछ यहाँ इस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस तरीके से यहाँ पर मेडागास्कर, इसके अगल बगल कुछ यहाँ पर हमारा भारत लोकेटेड हुआ करता है। फिर वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव हुआ। ये हम लोग देखेंगे विश्व भूगोल में, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस तरीके से, किस कारण से ये मूव हो रहे हैं और कैसे वह पहुंचा, आज की स्थिति में कैसे पहुंचा। तो यह भारत आज की स्थिति में गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के बाद यह अंगारा लैंड के यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराए, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराए, जिस वजह से इसके उत्तर में ग्रेटर हिमालय, सबसे पहले यहाँ तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से निकली हुई बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कैलाश पर्वत श्रेणी, कुनलुन, तियांगशान, कुछ इस तरीके से और भी पर्वत श्रृंखलाएं, बीच में यह बड़ा सा तिब्बत का पठार, इधर सुलेमान पर्वत श्रृंखला, यहाँ हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, कुछ इस तरीके से थोड़ी पहले से उठा हुआ भाग अंगारा लैंड का, जिसमें हमारा भारत नीचे से कुछ इस तरीके से, ये प्रायद्वीपीय भारत जो था ऐसे मूव करते हुए आया और यहाँ पे टक्कर होने से भारतीय उपमहाद्वीप का संपूर्ण निर्माण हुआ। तो अब यह तिब्बत के पठार या कैलाश पर्वत श्रृंखला या ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट होकर नीचे हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय अवस्थिति दर्शाता है। पूरा उपमहाद्वीप कुछ इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हुआ। अब हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं, पृथ्वी पर ये कहाँ पर स्थित है। ये तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से ये भारत, आज का भारत वहां तक पहुंचा है। अब आज के भारत को पहुंचने के लिए उसके ग्लोब पर उसकी स्थिति को देखेंगे। वैज्ञानिक थे, इरेटोस्थनीज, ये यूनान के
भूगोलवेत्ता या दार्शनिक कह लें, क्योंकि इन्होंने अपने 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 विचार बहुत सारी सब्जेक्ट्स के लिए दिए हैं। इन्होंने जियोग्राफी का नाम की एक बुक लिखी, जियोग्राफी का नाम से एक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। प्रथमतः जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया और विषय के रूप में प्रयोग में लाए, विषय के रूप में प्रयोग में लाए, और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इसी के कुछ बाद एक हेबल नाम के वैज्ञानिक हेबल नामक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने पृथ्वी की ग्लोब का निर्माण किया। जैसे हम लोग ग्लोब का नाम लेते हैं, वैसे ही हमारे एक कुछ दिमाग में कुछ इस तरीके से ऐसे एक इमेज बन के आती है कि यह हमारी पृथ्वी लगी हुई है, इसमें ऐसे अक्षांश देशांतर खींचे हुए हैं और यह टेबल पे रखी हुई घूम रही है। जैसे ये ग्लोब बनाते हैं, हालांकि यह स्टैंड है, पृथ्वी हमारी कहीं लगी नहीं हुई है। हेबल नामक, अब हेबल बोल रहा हूँ, ये भी हेबल नहीं समझिएगा, वो चित्रकार हैं या हमारे भारत में आधुनिक चित्रकारिता को शुरू करने वाले अलग एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये हेबल दूसरे हैं। इन्होंने भूगोल की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, जैसे जलवायु किस तरीके से डिसाइड करी जाए, जलवायु कहाँ की किस तरीके से, उसका क्लाइमेटिक डिवीजन करने के लिए, या किस तरीके से एग्रीकल्चर जोन में कौन से जोन में कौन सी एग्रीकल्चर करी जाएगी, या उसको समझने के लिए, या कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाए, इस सारी उलझनों को सुलझाने के लिए हेबल महोदय ने एक ग्लोब का कुछ उनके दिमाग की उपज रही, जिस वजह से एक ग्लोब का निर्माण हुआ। इस ग्लोब के निर्माण से हमारी बहुत सारी उलझनें लगभग समाप्त हो गई और सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके 1967, पहले 59 से 67, 1959 से 1967, मतलब 1959 से लेकर 1967 के बीच में वैज्ञानिकों ने विचार किया और इसे एक विषय के रूप में, अलग एक विषय के रूप में बनाया, विषय के रूप में। मतलब इससे पहले भूगोल का अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं होता था। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद हमारे पास ग्लोब बन गया है, चित्र बन गया है, ज्योग्राफी के पिता कौन है। हमने थोड़ा सा ये भी समझ लिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका से कट करके ऊपर गया है। यह बहुत पहले की बात है, जब ये लोग इरोटोस्थनीज वगैरह वगैरह हेबल नहीं भी आए थे, जब उन्होंने ग्लोब बनाया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्लोब पर उसकी स्थिति देखेंगे। हम ग्लोब ले लेंगे। यहाँ पे पृथ्वी हमारी गोलाकार, हालांकि पूरी तरीके से गोलाकार नहीं कहेंगे, इसका शेप है जियोइड, मतलब इसकी शेप का अलग ही नाम दे दिया गया है जियोइड टाइप का, क्योंकि यह ध्रुवों की तरफ से ऐसे दबी हुई है और बीच में उभार वाला क्षेत्र। अब इसे आगे हम लोगों ने एक अक्षांश रेखा मान ली, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं के आधार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
0 डिग्री अक्षांश रेखा लेटिट्यूड लेटिट्यूड और इस अक्षांश रेखा ने क्या किया, हमारे पूरी पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दो भागों में बता दिया कि कोई भी चीज ऊपर बतानी है, कोई भी चीज अगर ऊपर बताना है तो उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कह देंगे, कोई भी चीज साउथ की तरफ है तो उसे हम लोग कह देंगे साउथ हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से एक हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण या ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच ली, जिसे देशांतर या लॉन्गिट्यूड नाम दे दिया गया। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बन के तैयार हो। अब यहाँ कुछ हमारा भारत ऐसे, अंगारा लैंड यहाँ थी, गोंडवाना लैंड यहाँ थी, फिर इसमें छोटे छोटे विखंडन शुरू हुए, छोटे छोटे विखंडन हुए, जिसके बाद में फिर हमारा भारत ये कुछ ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लगा हुआ भारत था, ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से मूव होता गया और आज यहाँ कुछ इस तरीके से नॉर्थ और ईस्ट। अब इस तरीके से हम आपसे पूछे कहाँ है स्थित, तो आप पहले तो ऊपर की तरफ बता देंगे, नॉर्थ बता देंगे, क्योंकि भारत यहाँ पे आ गया है। जब मैंने एक लाइन खींची थी तो मैं पूछता आपसे कहाँ है, तो भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, सीधा जवाब आपका हो जाता नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। जब मैंने यह देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को ड्रॉ किया और उसमें थोड़ा सा मैंने बताया कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ही इनका मेन तरीके से देशांतर और लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड किया गया। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हुआ तो यह बढ़ गया वेस्ट हेमिस्फीयर और ये ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर। तो अब इनको दोनों को मिला के कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में अवस्थित है, उत्तर पूर्व अक्षांशों और देशांतर के मध्य स्थित है। अब भारत के लिए कोई भी अक्षांश और देशांतर जब आएगा, अक्षांश और देशांतर का मैंने एक अलग से टॉपिक रखा हुआ है, अक्षांश देशांतर अभी नहीं बता रहा हूँ, केवल सीधा सीधा इसकी एक हमने डिफिनेशन, पृथ्वी पर वह कहाँ अवस्थित है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वह कहाँ पर अवस्थित है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, भारत कहाँ पर अवस्थित है। उसकी अवस्थिति को लेके हमने ये बताया कि वह कहाँ था और कहाँ आया। आ जाने के बाद में फिर भूगोल के पिता एरिस्टोथेनीज और अन्य दार्शनिकों ने किस तरीके से उनके अवस्थिति को बताने के लिए अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं और उसका ग्लोब का निर्माण किया। उसके बाद में फिर भारत की या किसी भी देश की अवस्थिति को एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि वह कहाँ पर अवस्थित है। और ये भारत की अवस्थिति हुई, भारत एक अवस्थित हो गया। इसके बाद में अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भारत का नामकरण देखें। अब भारत का नामकरण कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ, जब वह अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ या नहीं अलग हुआ था, तब तक वह गोंडवाना लैंड का एक हिस्से के रूप में था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव हुआ, पहुंचने के बाद में उसका निर्माण अंगारा लैंड या यूरेशियन प्लेट से टकराव के बाद में पूरे तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ।
भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं ये निर्मित हुए, इनका सबका निर्माण हुआ। अब उसका नाम सबसे पहले अनुच्छेद 1 में इसका नाम या आर्टिकल 1 में इसका नाम दिया गया है भारत अर्थात इंडिया। दो नाम दिए गए। भारत अर्थात इंडिया, यही दो नाम ऑफिशियल नाम है। इसके अलावा बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे तब इसका नाम हिंदुस्तान चर्चा में आया। भारतीय सभ्यता भी बहुत ही पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सभ्यता में इसे मेलुहा सभ्यता नाम से जाना जाता है। मेलुहा नाम से जाना जाता है, वह भी इसी भारत क्षेत्र के लिए। उसके बाद में ईरान या पर्शियन, ईरान को ही पूर्व में पर्शियन कहा जाता था, क्योंकि ईरान में थोड़ा और सा क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। अगल बगल के क्षेत्रों पे कब्जा करने वाले उनकी नीतियां रहती हैं। तो इस तरीके से ईरान या उस पर्शियन क्षेत्र के लोग जब सिंध क्षेत्र में आए तो उसे हिंदू रिवर या हिंदुस्तान नाम से उसे आगे बढ़ाया। हिंदू रिवर, सिंधु की जगह वह सा की जगह हा का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से वह सिंधु को हिंदू नदी और वहां के निवासी या उस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दे दिया। उसी के बाद में यूनान की तरफ, इनसे पहले यूनान वाले हैं। यूनान वाले ने इस सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र को इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस रिवर या उसके अगल बगल के क्षेत्र को नाम दे दिया इंडिया। यह यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है, इंडिया। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे हो गया। ऋग्वेद में इसका नाम जम्बूद्वीप, एशिया का नाम जम्बूद्वीप, एशिया के लिए। ऋग्वेद ऐसे वैदिक कल्चर है, जब कहीं इरोटोस्थनीज वगैरह मैप बना नहीं पाए थे, उससे कहीं पहले के हमारे वेद लिखे गए हैं और उनमें 7 कॉन्टिनेंट जो भी हैं उनके नाम दिए गए हैं। मैं आगे जब बताऊंगा एक एक कॉन्टिनेंट पे डिस्कशन आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा, तो उनका एक एक का नाम बताऊंगा और एक एक तरीके से अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि कैसे उनका नामकरण पहले ही कर दिया गया था। पहले ही हम लोग, फिर उसको चर्चा में नहीं रहा। तो एशिया के लिए जम्बूद्वीप और भारत के लिए आर्यवर्त। आर्यवर्त, यहाँ पर आर्य लोगों के निवास के कारण कुछ लोग कहते हैं। वहीं जब थोड़ा समय और आगे बढ़ा तो जैन और बौद्ध आए। जैन और बौद्ध ने भी जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जैन और बौद्धों ने।